नमस्कार साथियों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम मेवाड़ का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में आगे जो मेवाड़ का इतिहास का भाग है भाग 11, हमने मेवाड़ का जो अगला शासक के बारे में जानना वो थे महाराणा प्रताप, जिसके जीवन परिचय तक हमने बात कर ली थी। आगे हम जो बात करते हैं वो करते हैं महाराणा प्रताप और मुगल संबंध। अब हमको इसमें महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य जो भी वार्ताएं थी उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली मैं बात बताता हूं महाराणा प्रताप की अधीनता में आना चाहता था मुगलों की। उसमें लाने के लिए सबसे पहले अकबर के द्वारा प्रयास किया गया कि भाई कैसे भी करके अकबर ने कई राजपूत शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा या युद्ध की नीतियों के द्वारा अनेक राजस्थान के शासकों को अपनी तरफ मिला लिया था। अंतिम जो ये भी बचा था एक अपने महाराणा प्रताप, इसको भी लाना चाहता था। तो इसके लिए सबसे पहले प्रयास करता है वो, ठीक है, और उन प्रयासों में 3 व्यक्तियों को भेजता है। ज मा भट्टो, ये शॉर्ट में नाम याद रख ले। ज मतलब जलाल खां को, म मतलब मान सिंह, भ मतलब भगवान दास और ट मतलब टोडरमल। ये परीक्षा में कई बार क्रम पूछता है, ठीक है। ये शिष्टमंडल कहलाता है, ठीक है। यानी अकबर ने 1 2 3 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि भाई तू जो है मेवाड़ का शासन त्याग करके मुगलों की शरण में आ जा। इसलिए सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल को। अगर अपन सन की बात करें तो 1572, बाकी 1573, 1573 और 73, ठीक है। ये जलाल खां 72 दिसंबर में आता है, बाकी ये जून, ये सितंबर और ये दिसंबर में, ठीक है। ये प्रयास करते हैं, लेकिन ये सारा का सारा प्रयास जो है असफल रहता है, असफल रहता है, ठीक है। आगे इसी कड़ी में क्या होता है, जब मान सिंह इसको समझाने जाता है तो मान सिंह क्या करता है, समझाने के लिए जब ये महाराणा प्रताप से मिलने के लिए जाता है तो उसी समय महाराणा प्रताप जो है मिलने से मना कर देता है। इसकी जगह आगे कर देता है इसके पुत्र को, अमर सिंह को आगे कर लेता है। तो अमर सिंह जो है जब उसको आगे करता है तो अमर सिंह को पूछा, भाई मिलने के लिए तो तुम्हारे पिताजी आने थे पर तू क्यों आया? तो ये थोड़ा सा बुरा मान जाता है, इसको आघात लगता है कि मैं एक बड़ा राजा होकर भी मुझसे राजा नहीं मिला। तो इसको मन ही मन लगता है कि महाराणा प्रताप कहीं मुझे हीन समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि इसने एक तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी, इसलिए इसको हीन समझ करके महाराणा प्रताप नहीं माना। इसलिए जब भी युद्ध होगा मेवाड़ पर तो ये क्या करता है, अकबर से कहता है कि मेवाड़ पर जब भी आक्रमण करो मुझे मौका देना। इसलिए मेवाड़ पर जब युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इसी कारण मान सिंह को सेनापति बनाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसके बाद में
हल्दीघाटी युद्ध की। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हल्दीघाटी के युद्ध की दिनांक को लेकर के, तो वो दिनांक को लेकर समझे। यहां मैं 2 तारीख लिख रहा हूं 18 जून 1576, दूसरी लिख रहा हूं 21 जून 1576। हमें परीक्षा में कौन सी दिनांक सही है या कौन सी दिनांक सही नहीं है इसके बारे में जानना है। तो देखो, अगर कभी भी NCERT, एक तो NCERT के अलावा अगर इसके लिए पूछे या फिर कहीं नाम देकर पूछे, आरसी वादलाल, आरसी वादलाल ये इतिहासकार हुए थे, इनके अनुसार पूछे तो हमेशा डेट हमको बतानी है 18 जून 1576 के दिन युद्ध हुआ था। अगर ये दूसरी डेट पूछे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और मानव विकास मंत्रालय संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अनुसार पूछे तो हमें डेट बतानी है 21। वापिस समझने का प्रयास करें। हल्दीघाटी युद्ध को लेकर के 2 दिनांकें हैं, एक दिनांक है 18 जून और एक है 21 जून। अगर पर्टिकुलर गोपीनाथ शर्मा का नाम पूछकर, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है, अगर गोपीनाथ शर्मा नाम देकर के पूछे डेट तो हमें हमेशा 21 जून राइट करनी है। बाकी अगर कोई भी पूछे तो 18 जून ये सही मानना। बाकी जितने भी ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों के अनुसार कौन सी है, ये वाली डेट है 18 जून है, ये याद रखना। आगे अगर अपन बात करें इस युद्ध को लेकर के, ये थी दिनांक। युद्ध हमें पता है महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, यह अनिर्णायक रहा, ये भी है। आगे इसमें जानने का प्रयास करें। सबसे पहले अकबर का किला, ठीक है, ये अकबर का किला जो है ये अजमेर में है। ठीक है, क्यों लिखाया हूं, इसी दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनी थी। याद रखना, वेरी मोस्ट है। जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उस हल्दीघाटी की युद्ध की योजना मुगलों ने या मुगल सेनापति और अकबर ने कहां बैठ करके बनाई, तो याद रखना अकबर के किले में बनाई। और ये अकबर का किला कहां है, तो अजमेर में है। अगर इस किले को अन्य नाम बताएं तो इसको दौलत खाना भी कहते हैं। ठीक है, ये अकबर किले का दूसरा नाम है दौलत खाना। अगर इसकी दूसरा और नाम बताऊं तो ये मैग्नीज भी कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शास्त्रागार भी कहलाता है। ठीक है, मुगलों का, यानी कि अजमेर के अंदर जो अकबर का किला बना हुआ था, उस अकबर के सारे अस्त्र शस्त्र जो पड़े थे वो इसी में रखे हुए थे। इसी का दूसरा नाम मैग्नीज का किला है, इसी को अकबर का किला भी कहते हैं। और इस किले में क्या बनी, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, योजना बनी। किसकी योजना बनी, जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उस युद्ध की योजना बनी। ठीक है, आगे एक पुस्तक का नाम है वो याद रखना, राजपूताना जीवन संज्ञान। जीवन संज्ञान ये पुस्तक है, और ये पुस्तक लिखी थी बकीम
चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी राजपूताना का जीवन संज्ञान। और इस पुस्तक में जो है हमको महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है, ये बात याद रखना। आगे अगर मैं बात करूं तो हमको पता होना चाहिए 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1616 में, ठीक है, जहांगीर से मिलने सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो पहला अंग्रेज अधिकारी था। 10 जनवरी 1616 को आया और जहांगीर से मिला, और ये जहां मिला था ये भी जो है अजमेर में जो अकबर का किला है वहीं पे मिला था। ये भी बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, इस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप का जो है वो एक स्थान पड़ता है मायरा, ठीक है, और ये मायरा गोगुंदा में है, ठीक है, ये गोगुंदा में मायरा नामक एक स्थान है, ठीक है। ये प्रताप का शस्त्रागार था, ठीक है, शस्त्रागार था, यानी कि जिस प्रकार से मुगलों के औजार मैग्नीज दुर्ग अजमेर में रखे हुए थे, तो उसी प्रकार से महाराणा प्रताप के जो सारे लड़ने के लिए जो भी शस्त्र अस्त्र थे वो जो है मायरा नामक स्थान पर रखे हुए थे, और ये मायरा नामक जो स्थान है ये गोगुंदा में पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध में जो है हमने बात की थी महाराणा प्रताप के चेतक की, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध कहां हुआ इसके बारे में समझे। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, ये हमारा राज संबंध है, ठीक है। राज संबंध के दक्षिण में यहां पर हमारा उदयपुर है, गोगुंदा उदयपुर, ठीक है। अगर मैं याद करूं तो यहां पर खमनेर है पश्चिम की तरफ, और खमनेर से हमें पता है कि एक नदी निकलती है, यह भी आपको पता है, और इस नदी का नाम है बनास नदी। ये बनास नदी जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस बनास नदी का नाम याद रखना, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी रीजन आएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, हमें पता है ये अरावली का ही एक भाग है, अरावली का हिस्सा है। इस पहाड़ी क्षेत्र में एक स्थान है, वो स्थान है जिसका नाम है रक्त तलाई, ठीक है, रक्त तलाई है। इस रक्त तलाई के पास एक गांव भी है, लोह गांव, ठीक है। इस लोह गांव में जो ये पहाड़ी पड़ती है ये है हल्दी घाटी, याद रखना। वापस देखो, लोह गांव है, उस लोह गांव में हल्दी घाटी की पहाड़ी है, ठीक है। ये पहाड़ी का नाम है हल्दी घाटी की। अब क्यों कहते हैं इस हल्दी घाटी की पहाड़ी, क्योंकि यहां की जो घाटी है, घाटी का मतलब होता है जब 2-4 बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों के बीच में गहरा रास्ता, नीचे 2 पहाड़ों को काट करके जो रास्ता जाता, तंग रास्ता, उसको नाल या फिर अपन घाटी कहते हैं। वो घाटी है हल्दी,
कलर की, यानी कि जिस प्रकार के येलो कलर की हल्दी है वैसे ही वहां की मिट्टी है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। तो सबसे पहले यहां पर यह युद्ध शुरू होता है। तो कहां पर, कई बार याद रखना परीक्षा में पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध स्थान, और आपको अगर हल्दी घाटी नहीं मिले तो वो जो जिस हल्दी घाटी जिस गांव में है उस गांव का नाम है लोह गांव। ठीक है, ये याद रखना। तो इस लोह गांव में ये युद्ध होता है। ये युद्ध लड़ते लड़ते ये चला जाता है रक्त तलाई तक, अर्थात सेनाएं लड़ती लड़ती कहां तक पहुंच जाती है, रक्त तलाई तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ये हल्दी घाटी से रक्त तलाई के मध्य जो है ये युद्ध होता है। आगे अगर मैं बात करूं, इसी समय क्या, मैंने आपको एक बात बताई है चेतक की। अब जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है, स्थिति थोड़ी सी पेचीदी हो जाती है, तब क्या करते हैं, ये घोड़ा यहां से निकल करके इसको छलांग लगा कर जाता है। ठीक है, किसको छलांग कर लगा के पार करता है, बनास नदी को। ठीक है, इस बनास नदी को पार करता है और इस बनास नदी के पास ही एक गांव पड़ता है बलीचा, याद रखना। और इस बलीचा गांव में जब इस नाले को पार करता है, इस नदी को पार करता है घोड़ा, तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये चेतक जो है मर जाता है। तो यहां पर जब ये चेतक मर जाता है तो यहां पर ये एक छतरी बनी हुई है, और ये छतरी किसकी है, चेतक की छतरी है। तो प्रश्न पूछ ले चेतक की छतरी कहां है, महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी कहां है, तो हमको याद रखना है बलीचा गांव में। ठीक है, ये बलीचा गांव में ही इसकी जो है। तो ये जो मैंने बताए हैं ये सारे के सारे स्थान हैं। इन स्थानों का जो संबंध है कहीं न कहीं प्रकार से किससे है, हल्दी घाटी के युद्ध से हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं वो समझे। कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने इस युद्ध को अलग अलग नाम दिए। तो अब मैं यहां पर हल्दी घाटी को किन किन नामों से जाना जाता है तो उपनाम बता रहा हूं कि भाई इस युद्ध के क्या क्या उपनाम है। तो सबसे पहला युद्ध है गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, पहला जो है गोगुंदा का युद्ध। फिर इसको कहते हैं लोहगढ़ का युद्ध, लोह सिंह कह सकते हैं, लोह सिंह का युद्ध। ठीक है, ये सारे उपनाम बता रहा हूं हल्दी घाटी के, किस किस नाम से ये हल्दी घाटी का युद्ध जाना जाता। तीसरा अगर मैं बात करूं तो खमनोर, खमनोर का युद्ध। और अगर मैं बात करूं मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और अगर मैं इसकी बात करूं बादशाह बाग का युद्ध, और अगर मैं बात करूं हाथियों का युद्ध, और अगर मैं बात करूं तो बनास का युद्ध। ये सात जो भी मैंने 7 नाम लिखे हैं ये सारे नाम किस युद्ध के हैं, हल्दी घाटी युद्ध। अब एक तो ये प्रश्न है कि ये सारे बात जो युद्ध के उपनाम है किसने क्या कहा ये भी सुन ले। तो पहला जो है ये गोगुंदा का जो युद्ध कहने वाला था वो था बदायूनी। ठीक है, ये बदायूनी इतिहासकार था। ठीक है, इसी ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल देखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे अगर मैं बात करूं लेहगढ़ और खमनोर का जो ये दोनों नाम दिए ये अबुल फजल ने दिए। ठीक है, आगे अगर मैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली की बात करूं तो ये नाम दिया था कर्नल जेम्स टार्ड ने। अगर मैं बादशाह बाग का युद्ध की बात करूं तो ये नाम दिया था
आशीर्वाद लाल ने। और अगर मैं ये हाथियों का युद्ध की बात करूं तो ये नाम है राज प्रशस्ति में। ये प्रशस्ति में वापिस समझे। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूंनी ने। ठीक है, ये बदायूंनी इतिहासकार हुआ था और ये इसने आंखों देखा, इस युद्ध का नजारा देखा था। ठीक है, और ये बदायूंनी जो है अकबर का जो है एक सेनापति के रूप में भी इसने भूमिका निभाई है। लेह सिंह का युद्ध और खमनोर का युद्ध किया, ये अब्दुल फजल ने कहा था। ये अब्दुल फजल जो है ये अकबर का दरबारी कवि था। मेवाड़ की अगर थर्मोपल्ली की बात करूं, ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था और इसने राजस्थान का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी, एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इसने वर्णन किया। एक शब्द आता है, ये थर्मोपल्ली क्या है। देखो, थर्मोपल्ली का आप विस्तार से अगर समझें, ये थर्मोपल्ली वर्तमान समय में पड़ता है यूनान। ठीक है, इसको यूनान का युद्ध हुआ था। तो ये यूनान में जो युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जो दो पक्ष होते हैं उन दो पक्षों में एक पक्ष के पास मात्र जो सैनिक थे 300-400 थे और दूसरे पक्ष में जो सैनिक थे वो लाखों की संख्या में थे। ऐसा का ऐसा नजारा जो है राजस्थान में हल्दी घाटी में देखने को मिला। महाराणा प्रताप के पास मात्र थोड़े बहुत सैनिक थे और इसकी तुलना में अकबर के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। तो ऐसा देखकर लगता है कि मानो ये क्या है, ये अपन की मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो घटना पहले घट चुकी थी, कहां पर, यूनान में, वैसा का वैसा नजारा वापस देखने को मिला। कहां पर, मेवाड़ में। इसलिए इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली का नाम दे दिया गया। आगे अगर है बादशाह बाग का युद्ध, तो ये आशीर्वाद श्री लाल जो एक इतिहासकार हुए थे, साहित्यकार हुए थे, उन्होंने ये नाम दिया। अगला हाथियों का युद्ध और बनास का जो युद्ध का, वो राज सिंह प्रशस्ति जो है उस प्रशस्ति में इसके नाम मिलते हैं। तो ये सारे के सारे हल्दी घाटी युद्ध के नाम मिलते हैं। एक छोटा सा और याद रखना, ये जो हाथियों का युद्ध है ये टाड ने भी कहा था। टाड ने भी इसका समर्थन करना, टाड यानी कर्नल जेम्स टॉड ने भी ये बात बताई थी। अब ये हाथियों का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी अपन आगे बताएंगे, इसमें खूब सारे हाथी थे और इन हाथियों ने जो है इस युद्ध में भाग लिए थे। बड़े बड़े हाथी जैसे मर्दाना, ठीक है, जैसे राम प्रसाद और भी ऐसे जो थे, ये सारे के सारे इनके नाम आगे आएंगे। तो इसमें हाथियों की लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका नाम हाथियों का भी दिया। और बनास का क्यों दिया, क्योंकि इसमें जो युद्ध हुआ ये बनास नदी के किनारे हुआ था। नाला जब चेतक ने पार करा उसकी डेथ भी हुई थी बलीचा गांव में। इस प्रकार ये सारे नाम जो है किसके आते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम आते हैं। आगे समझने का प्रयास करें। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई जब ये युद्ध हुआ तो हमें पता है एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ थी अकबर की सेना। तो यहां पर इस युद्ध में राजस्थान से अनेक ऐसे राजा भी हुए थे या शासक हुए थे जिन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था। तो कौन सा राजा किसकी तरफ था, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई प्रताप के सहयोगी कौन थे और मुगलों के सहयोगी कौन थे। तो पहले मैं बता रहा हूं प्रताप के सहयोगी। ठीक है, महाराणा प्रताप के सहयोगी, यानी कि महाराणा प्रताप के सहयोगी के इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग किसने दिया था, साथ किसने दिया था। तो पहला है रामशाह तंवर, रामशाह तंवर। ठीक है, ये दिया था और ये रामशाह तंवर ग्वालियर के थे। ठीक है, याद रखना, रामशाह तंवर ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और ये ग्वालियर से। दूसरा अगर नाम है काका कांदल, काका कांदल, इसने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया और ये थे प्रतापगढ़ देवरिया के, देवरिया प्रतापगढ़ के। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसमें तो थे झाला मान सिंह, झाला मान सिंह,
ये भी कहां के थे? प्रतापगढ़ देवरिया के ही थे झाला मानसिंह। आगे बामासा, ठीक है, और इनके भाई थे ताराचंद। ठीक है, ये दोनों याद रखना, भामासा और भामासा का भाई ताराचंद थे, और ये दोनों कहां से थे? पाली से। ठीक है, ये जो मैं सारे नाम लिखा रहा हूं, ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों ने महाराणा प्रताप को सहयोग किया था, सहायता दी थी हल्दी घाटी के युद्ध में। रामसा तंवर, काका कांदल, झाला मानसिंह, भामासा, ताराचंद, और इनका संबंध कहां से था, यानी ये कहां से आए थे, तो ये पीछे मैंने इनके नाम लिखे। आगे इसी के बाद में बात करूं, अखेराज। अखेराज सोनगिरा जो, ठीक है, ये भी पाली से थे। आगे अगर मैं और बात करूं, मानसिंह, ठीक है, ये थे। और अगर मैं बात करूं हकीम का सूरी, हकीम का सूरी, और अगर मैं बात करूं, ये हकीम का सूरी जो है ये मानसिंह के सेनापति हुए इस युद्ध में। ठीक है, ये सेनापति थे। प्रश्न पूछ ले अलग से कि भाई महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। जैसे मुगलों का सेनापति मानसिंह था, तो इधर महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खां सुर था। ठीक है, सूरी था। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं, झाला पुंजा और झाला बिंदा। झाला पुंजा, ठीक है, और एक है झाला बिंदा। ठीक है, बिंदा, ये भी जो है ये कहां से थे? ये सादड़ी से था ये तो। और अगर मैं पुंजा की बात करूं तो ये उदयपुर से था। ठीक है, तो इस प्रकार से झाला पुंजा, झाला बिंदा, राम सिंह तंवर, काका मानसिंह, भामासा, ताराचंद, अखेराज, ये सारे व्यक्तियों ने किसका सहयोग दिया था युद्ध में लड़ने के लिए? महाराणा प्रताप का सहयोग दिया था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार महाराणा प्रताप के इतने लोगों ने सहायता की, उसी प्रकार से मुगल सेना में भी कुछ लोग थे जो मुगल सहयोगी थे, उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो भाई, मुगल सहयोग के बारे में देखना, मानसिंह, ठीक है, मुगल सहयोगी। ठीक है, मुगल सहयोगी में सबसे पहला नाम आता है जगन्नाथ कछुआ का। जगन्नाथ कछुआ, और कछुआ आते ही आमेर का, ये आमेर से था जगन्नाथ कछुआ। आगे अगर मैं बात करूं, लूणा, लूणकरण, ठीक है, ये लूणकरण था, और लूणकरण जो था ये सांबर से था। सांबर, ठीक है, जयपुर नागौर बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये प्रश्न पढ़ लेना, वैसे जियोग्राफी का है, बता देता हूं। सांबर झील जो है, इस सांबर झील का 90% भाग जयपुर में पड़ता है, 10% जो भाग है वो नागौर में आता है। ये बॉर्डर पे है, ठीक है, ये याद रखना, ये बॉर्डर पे है। कई बार प्रश्न आया है, चलो बता दिया। लूणकर सर था, इसने भी मानसिंह का सहायता की, मुगलों का सहयोगी था। आगे अगर बात करूं, गफी खां, ठीक है, गफी खां था। आगे अगर मैं बात करूं, मेहतर खां, ये मेहतर खां भी इसका सहयोगी था। अबुल फजल, आगे अगर मैं और बात करूं, बदायूनी, ये भी इसका सहयोगी। आगे अगर मैं बात करूं, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद हाफिज, और अगर मैं बात करूं तो आसफ खां। ये जितने भी मैंने व्यक्तियों के नाम लिखाए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे व्यक्ति
जो है किसकी तरफ से थे? इन सब ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सेनापति मान सिंह का या मुगलों का साथ दिया था। ये बात अपन को याद रखनी है। अभी मैंने यहां पर देखो दोनों के नाम लिखा है, इसका रीजन क्या है या कारण क्या है ये समझे। कई बार ऐसा होता है, आजकल जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न यूपीपीसी पैटर्न के पूछ रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, चारों के नाम दे देंगे या 7 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि उपरोक्त में से मुगल सहयोगी कौन है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे प्रश्नों के समय हमें ये दिक्कत आती है, इसलिए हमें डिटेल से इनके बारे में जानना जरूरी है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये सारे इसके सहयोगी थे ऐसे, तो ऐसे प्रश्नों को अपन आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें। आगे अगर मैं बात करूं इस युद्ध में हाथियों की भूमिका, हाथी की भूमिका क्या थी, तो ये समझे। देखो भाई, हमें पता है कि 2 व्यक्तियों ने माना कि ये जो युद्ध था ये हाथियों का युद्ध था। तो एक तरफ तो हमें प्रताप है, महाराणा प्रताप, ठीक है, वर्सेज कर दें तो इधर था मान सिंह, ठीक है, कोष्टक में मैंने लिख दिया है मुगल, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व तो मुगल का कर रहा था। तो यहां पर जो 2 हाथी थे इसके, एक तो था लूणा और अगर दूसरा बात कर दे तो राम प्रसाद। ये दोनों हाथी किसके थे? महाराणा प्रताप के थे। अगर मैं इधर इनकी बात करूं तो इसमें था गजराज, और अगर मैं बात करूं तो गजमुख, और अगर मैं बात करूं इसमें हाथी का नाम तो हवाई, और अगर मैं करूं मर्दाना, और अगर मैं बात करूं गजमुक्ता, और अगर मैं बात करूं गजमुक्त, तो ये हाथियों के नाम है। लूणा, राम प्रसाद जो थे महाराणा प्रताप के हाथी थे, गजराज, गजमुक्ता, हवाई, मर्दाना, ये सारे हाथी जो थे ये मुगलों के थे। तो इस प्रकार से ये हाथियों की भी लड़ाई हुई थी, ठीक है। 2 चीज याद रखना इसमें, एक तो ये हवाई हाथी जो था ये अकबर का था, ठीक है, और ये मर्दाना जो था ये मान सिंह का था, ठीक है। इनका नाम याद रखें, हवाई और ये, हालांकि ये भी हाथी इन्हीं के थे, लेकिन विशेष जो प्रिय है जिस पे ऊपर इनका है ये याद रखना। तो इस प्रकार से ये सारा बवंडर रचा गया, इसलिए ये हाथियों का युद्ध कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक बात याद रखना, यहां पर जो है जो ये हाथी है राम प्रसाद, इस राम प्रसाद को हल्दी घाटी युद्ध में बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर इसको अकबर के पास भेज देते हैं, ठीक है, अकबर के पास बंदी बनाकर, ठीक है। ये क्या करता है, इसका नाम राम प्रसाद से जो है पीर प्रसाद नाम रख देता, राम से इसका नाम पीर प्रसाद रख देता है, ठीक है। अब ये लेके कौन जाता है, तो ये बदायूं नहीं लेके जाता, राम प्रसाद को बंदी बनाया, ठीक है, बना करके ये बदायूं अकबर के पास ले जाता है और अकबर इसका नाम पीर प्रसाद रखता है, लेकिन ये भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ये भी बाद में मर जाता है, अन्न जल त्याग देता है, मुगलों का एक भी दाना चारा नहीं खाता है। इस प्रकार से ये इसकी भी भूमिका थी। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रताप सिंह जो तंवर थे ये इसके महावत थे। एक महावत का मतलब समझिए, महावत का मतलब होता है कि जो हाथियों को कंट्रोल करे, मॉनिटर, ठीक है, हाथियों को चलाने वाला, हाथियों को समझाने वाला, हाथी को पालने पोषने वाला जो होता है वो महावत कहलाता है। तो इधर जो महावत था वो प्रताप सिंह था, ठीक है, प्रताप सिंह था, याद रखना, प्रताप सिंह था, ये याद रखना, ये महावत था महाराणा प्रताप का। तो इस कारण ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि ये खूब सारे बड़े बड़े जो हाथी थे जिनके कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो वो था
कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का हाथियों का महावत जो था प्रताप सिंह, उसी प्रकार से हुसैन खां जो हुसैन खां था ये मुगलों का महावत था। ठीक है, ये मुगलों का महावत था, ये याद रखना। आगे अगर मैं बात करूं इस युद्ध की, ठीक है, इस युद्ध की अगर मैं बात करूं, पड़ाव पड़े थे। जब ये युद्ध हुआ तो दोनों सेनाओं के पड़ाव थे। तो पहला जो पड़ाव था वो अगर मैं बात करूं, मानसिंह का जो पड़ाव था मांडलगढ़। ठीक है, मानसिंह का जो पड़ाव, सबसे पहले जो सेना आकर रुकी ये मांडलगढ़ रुकी भीलवाड़ा में। ठीक है, और युद्ध के बाद जो इसका पड़ाव पड़ा वो पड़ा था मौलेला, जो राजसमंद में था। ठीक है, ये दो पड़ाव है मुगलों के। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका पहला पड़ाव था घोगुंदा, और दूसरा जो पड़ाव था इसका वो था केलवाड़ा। ये दोनों उदयपुर में है। ठीक है, याद रखना, मानसिंह की सेना योजना बनाई अजमेर के किले में, अकबर के किले में, वहां से सेना आ गई और मांडलगढ़ आकर के रुक गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। फिर यहां से उधर से महाराणा प्रताप की सेना तैयार होकर के आ गई और गोगुंदा में आकर के खड़ी हो गई। जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद, युद्ध के समय जब नजदीक आ गई पूरी सेना, तो इधर केलवाड़ा तक पहुंच गई थी महाराणा प्रताप की सेना, और मोनेला गांव जो राजसमंद है इधर मानसिंह की पहुंच गई, और यहां आकर के ये युद्ध हो गया हल्दी घाटी का। जो ये क्षेत्र पड़ेगा वो लोह सिंह गांव, दोनों की सेना लोह सिंह गांव में आ गई और यहां पर जो है युद्ध हो गया, और यहीं पर ये हल्दी घाटी कहलाता है। ठीक है, और ये पहाड़ है सारे, इसलिए हल्दी घाटी कहलाएगा। और ये लड़ते लड़ते अंत में रक्त तलाई तक चले जाते हैं। ठीक है, ये रक्त तलाई तक लड़ते लड़ते यहां पर पहुंच जाते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं इनकी बात करूं तो वो है जो सेना थी, इन सेना में दो भाग थे। ठीक है, मानो ये महाराणा प्रताप की सेना है और ये इनकी सेना है, तो इन सेना के दो गुट बने, एक चंदावर और एक हरावल। हरावल दस्ता और दस्ता, ये दल है, सेना के दो दल है, एक हरावल दस्ता और एक चंदावर दस्ता। किससे कहते हैं, समझने का प्रयास करें। हरावल दस्ता होता है सेना का अगला भाग, सेना का अगला भाग, यानी जो सेना है उस सेना का जो अगला भाग है वो हरावल दस्ता कहलाता है। और जो सेना के पीछे वाली जो टुकड़ी होती है, पीछे वाली टुकड़ी को कहते हैं उसको कहते हैं चंदावर। ठीक है, हरावल और चंदावर। अगर मैं बात करूं कि इनके कौन कौन थे हरावल भाग में, तो मानसिंह के जो हरावल भाग में थे उनमें एक तो था जगन्नाथ कछुआ, ठीक है, जगन्नाथ कछुआ था इस सेना का। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो आसफ खां। आसफ खां। अगर मैं महाराणा प्रताप की बात करूं, हरावल का कौन था, तो उसका नाम था हकीम खां सूरी। ठीक है, वापिस समझे, जो सेना होती है सेना का पार्ट फिक्स होता है।
आगे जो सेना का सेनापति या कमांडर होता है वो हरावल भाग कहलाता है, और जो सेना का पीछे वाला भाग होता है वो चंदावर भाग कहलाता है। तो हरावल भाग महाराणा प्रताप का जो आगे प्रतिनिधित्व करने वाला था वो हकीम खां सूरी था, और अगर मान सिंह की सेना का जो आगे वाला प्रतिनिधित्व कर रहा था वो जगन्नाथ कछवा और आसफ खां कर रहे थे। इस प्रकार से ये युद्ध की योजना बनी हुई थी। आगे अगर अपन बात करें इसके बारे में तो समझे, इस युद्ध में दो महत्वपूर्ण इतिहासकार साहित्यकारों ने भाग लिया था। पहला अगर मैं बात करूं तो वो था बदायूनी, ठीक है, और अगर दूसरा मैं बात करूं तो वो था अबुल फजल। ठीक है, दो जने थे जिन्होंने इसको अंदर भाग लिया था। तो इसका बदायूनी ये एक तो कवि था, आश्रित कवि था, ठीक है, जो मुगल दरबार में रहता था। ये दोनों ही मुगल दरबार से संबंधित थे, ठीक है, मुगल दरबार से बदायूनी कवि था, आश्रित था, यानी इसका पालन पोषण लालन जो सारा खर्चा जो था वो मुगल सरकार उठाती थी, मुगल उठाते थे। आगे इसने आरोप पत्र भी तैयार किया, यानी कि योजना बनाई सारी, ठीक है, इसी को इस्लाम का शत्रु, बदायूनी एकमात्र इतिहासकार है जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। किसको? अकबर को, अकबर को, ठीक है, अकबर को इस्लाम का शत्रु, यानी कि इस्लाम का शत्रु मानता था कि ये जो है इस्लाम का शत्रु है। कौन मानता था? बदायूनी। और अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है अबुल फजल के बारे में इसने जो है अकबरनामा लिखा, ठीक है, अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा, ठीक है, मुगलों की ये राजकीय भाषा थी। ठीक है, राजकीय भाषा थी। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये इनका युद्ध हुआ। फिर अगर अपन इनकी और बात करते हैं, ये युद्ध अनिर्णायक रहा। क्यों अनिर्णायक रहा? हमें पता है कि जब ये युद्ध हुआ तो जो वादा मानसिंह ने किया था मुगलों को जिंदा पकड़ने का, वो जिंदा पकड़ नहीं सका, ठीक है, बाद में ये चुप बैठने वाला नहीं था, ठीक है, इसलिए इसने क्या है, फिर एक अन्य जो है अभियान के लिए बार बार अभियान किए, ठीक है। इस युद्ध के बाद में भी और अभियान हुए जो इसको पकड़ने के लिए, किसको? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए और अभियान हुए। उसमें जो है इसने जो है मानसिंह को भेजा, भगवंत दास को भी भेजा, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना को भी भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना जब इस युद्ध करने गया महाराणा प्रताप से, तो उस समय महाराणा प्रताप से इसका युद्ध ना होकर के किससे होता है? अब्दुल रहीम खान खाना का जो युद्ध होता है वो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह से होता है। तो अमर सिंह क्या है, अबुल फजल को, इसको अब्दुल रहीम खान खाना को हरा देता है, और जो अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार वाले उन सारे को जो है बंदी, उसकी माँ, उसके जो बीबी वगैरह जो है सबको बंदा बना दे, बंद लेकर चला जाता है। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चलती है तो वो उसको फटकार लगाता है कि हम जो ये युद्ध कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं? हमें शासकों का युद्ध है, हम आपस में लड़ रहे हैं, इसमें परिवार वाले को बीच में नहीं आना चाहिए। ये बात जब अब्दुल रहीम खान खाना को पता चलती है तो खान खाना भी युद्ध करने से मना कर देता, फिर वो भी युद्ध नहीं करता। अंतिम अभ्यास जो है इसमें और भेजता है, भगवंत दास को भी भेजता है, उसकी भी मौत हो जाती है। जगन्नाथ कछुआ को भी फिर पुनः भेजता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एक जो भेजता है शहबाज खां को भेजते हैं, ये शहबाज खां को भेजता है। ये शहबाज खां 3 बार जो है प्रताप को बंदी बनाने के लिए आता है,
ठीक है, महाराणा प्रताप को 3 बार बंदी बनाने के लिए आता, लेकिन 3 ही बार ये क्या रहता है, असफल रहता है। ठीक है, ये 3 ही बार असफल रहता है महाराणा प्रताप। और ये 3 ही बार कब कब भेजता है, ये डेट देख ले, एक तो 1577, 78 और 79, ये 3 बार ये आता है और 3 ही बार ये असफल रहता है। फिर एक इतिहास में जो है महत्वपूर्ण युद्ध घटना घटती है, वो है दिदेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, ये दिवेर का जो युद्ध होता है ये 1582 में होता है ईस्वी में, याद रखना 1582। ये युद्ध जो होता है दिवेर का, अमर सिंह वर्सेज सुल्तान खां के मध्य होता है। ठीक है, ये मुगलों का ही होता है। ठीक है, मुगल प्रतिनिधि होता है। इसमें जो है जीत हो जाती है, इसकी जीतता अमर सिंह ही है। ठीक है, और ये मारा भी जाता है। तो ये दिदेर का युद्ध है, और इस दिदेर के युद्ध को कर्नल जेम्टार्ड ने मैराथन कहा है। ठीक है, मैराथन मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये युद्ध होता है, इसमें मेवाड़ का मैराथन की बात बताई। फिर इसके बाद में अगर अपन और बात करें, इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक है, वो घटना देखें, वो घटना थी चामुंडिया लूणा चावंड। ये एक लूणा चावंड का जो है सरदार है, इसका प्रताप से, महाराणा प्रताप से युद्ध होता है। ठीक है, चावंडिया जो लूणा चावंड है, उस लूणा चावंड का युद्ध होता है महाराणा प्रताप से, और इसको हरा देते हैं। हराने के बाद जो ये चावंड या चावंड बचता है, ये क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप जो है अपनी आपातकालीन राजधानी या युद्ध की राजधानी इसको चावंड को बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो ये राजधानी बनती है चावंड, ये लंबे समय तक रहती है। ठीक है, ये 1615 तक चावंड राजधानी रहती है। ठीक है, करीब करीब 30 वर्ष तक रहती है। 12 साल तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है, बाकी शेष समय तक महाराणा प्रताप का पुत्र जो है अमर सिंह की रहती है। और अंतिम समय में हमको पता है कि 19 जनवरी ठीक है 1597 को महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमने जो है इस मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में जानने का प्रयास किया। फिर महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बना, वो बना महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, जिसके बारे में अगले इसके जो भी उत्तराधिकारी हुए उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।